एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिसिटी ऑफ अल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि कौन ज्यादा बेसिक है, ठीक है, अल्काइल अमाइन या अमोनिया। ठीक है, हमें ये पढ़ना है कि इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बेस कौन होता है। ठीक, तो बेस के लिए तीन कंसेप्ट दिए गए हैं। ठीक है, लेविस का कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट और आर्हीनियस का कंसेप्ट। लेकिन तुम्हें यहाँ पे आर्हीनियस के कंसेप्ट से मतलब नहीं है। तो देखो लेविस ने ये कंसेप्ट दिया। लेविस कंसेप्ट के हिसाब से क्या होता है, लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर कौन होते हैं, बेस कहलाते हैं। फिर ब्रोंस्टेड के कंसेप्ट के हिसाब से ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के हिसाब से जिसकी H प्लस एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जितनी अच्छी होती है वो उतना अच्छा बेस होता है। ठीक है, वो उतना अच्छा बेस होता है। ठीक है, तो दो कंसेप्ट तुम्हें ध्यान में रखने हैं, एक लेविस का कंसेप्ट और एक ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट। ठीक है, मैंने बता दिया दोनों ने क्या कहा था। ठीक, अब तुम्हें देखना है कि कौन ज्यादा बेसिक है। ठीक है, एल्काइल अमाइन ज्यादा बेसिक है, दैट इज RnH2 ज्यादा बेसिक है कि अमोनिया ज्यादा बेसिक है। ठीक, तो अभी तो तुमने बेसिक इंट्रोडक्शन वाले में ये समझा था कि हम Kb और Pkb वैल्यू से बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चंस में Kb और Pkb वैल्यू से बेसिक स्ट्रेंथ नहीं बताना पड़ता है। तुम्हें क्या होगा, क्वेश्चन दिया रहेगा और तुम्हें समझाना पड़ेगा, और तुम क्योंकि क्लास 12th में हो तो तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों ये पर्टिकुलर कंपाउंड दूसरे से ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे एक नया कंसेप्ट तुम लोग के लिए जुड़ा है, वो ये कहता है कि बेसिक स्ट्रेंथ of amine depends on ease of formation of cation by accepting H plus या फिर प्रोटॉन कह लो, बाय एक्सेप्टिंग H प्लस या प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लाइन क्या बोला है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि कितना इजीली कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है जब तुम्हारे अमाइन ने H प्लस को एक्सेप्ट किया होगा फ्रॉम एनी एसिड। क्या मतलब है, सुनो सब समझ आ जाएगा। देखो जैसे RnH2 है, ठीक है, और साथ में तुम्हें कंपैरिजन किसके साथ करना है, अमोनिया के साथ, NH3 है। ठीक, अब तुम्हें पता है कि अगर कोई एसिड के साथ अमाइन को तुम रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो एसिड के साथ जब अमाइन किसी एसिड के पास प्रेजेंट होगा तो एसिड की क्या टेंडेंसी है भाई, एसिड में तुम्हें पता है कोई भी एसिड हो सकता है। अगर HCl है तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और मीडियम में क्या करेगा, H प्लस को देगा। तो अब अगर मीडियम में H प्लस दिखता है तो बताओ क्या होगा। अगर हम इन दोनों को स्टडी करते हैं तो दोनों के ही पास क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको डोनेट करेंगे H प्लस को। और जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RnH3 प्लस। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4 प्लस। ठीक है, अब ऊपर वाले लाइन पे आओ कि बेसिक स्ट्रेंथ इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि ऑन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कि जो ये H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद ये हम इन कैटायन की बात कर रहे हैं कि ये जो कैटायन बने हैं ये कितना जल्दी बनेगा ना, बेसिक स्ट्रेंथ इस चीज पे भी डिपेंड करती है। समझ आ रहा है, तो तुम्हें अब से ये वाली लाइन याद रखनी है क्योंकि वो Kb और Pkb वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो तुमसे
उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ इस चीज पे डिपेंड करती है कि कितना इजीली ये कैटायन बनता है, ठीक है। तो तुम बताओ खुद से, तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई दोनों के पास ही एल्काइल अमाइन और अमोनिया दोनों के पास ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन देके H+ को एक्सेप्ट करके कैटायन तो दोनों ही बना रहे हैं। लेकिन तुम्हें क्या करना है, इस लाइन पे फोकस करना, ऑन द ईज ऑफ फॉर्मेशन, कौन इजीली कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, बेस कौन होता है, कुछ समझो इधर देखो, बेस कौन होते हैं, लोन पेयर डोनर। अब लोन पेयर डोनर कौन अच्छा होगा, अच्छा लोन पेयर डोनर कौन होगा जिसपे इलेक्ट्रॉन की एविबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की एविबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी किसके पास होगी, जिसके पास कोई डोनर ग्रुप लगा होगा, देने वाला ग्रुप लगा होगा, जिसके पास क्या होगा, कोई डोनर ग्रुप लगा होगा। डोनर ग्रुप को तुम केमिस्ट्री में क्या बोलते हो, प्लस आई ग्रुप लगा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब तुम्हें ये वाला सेगमेंट ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अच्छा बेस बेस कौन होता है, जो लोन पेयर डोनेट करे, जो कि ये दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन लोन पेयर डोनेट ज्यादा अच्छा या ज्यादा बेटर कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एविबिलिटी ज्यादा होगी, जिसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एविबिलिटी अच्छी होगी। अब इन दोनों में से किसके पास इलेक्ट्रॉन की एविबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी, जो जिसके पास कोई देने वाला ग्रुप लगा होगा, ठीक है। तो अब देने वाला ग्रुप कौन होता है, अगर तुम कंपैरिजन करो तो यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता वेता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे RNH2 एल्काइल अमाइन में क्या लगा है, R ग्रुप लगा है, दिस इज अ एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है, ये प्लस आई ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब ये ज्यादा इजीली कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे एज कंपैरिजन टू अमोनिया। समझ आया, तो मैंने तुम लोग को पहले पॉइंट से समझा दिया कि ऑन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन क्या बोलोगे कि एल्काइल अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। समझ आ गया, तो मैंने पहले पॉइंट से समझा दिया। लेकिन बेटा यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ एक और पॉइंट है जो तुम्हें क्वेश्चन में चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो तुम्हें दोनों पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट समझ लिया हमने कि ईज ऑफ फॉर्मेशन, कितना जल्दी कैटायन बनाएगा, जो जितना जल्दी कैटायन का फॉर्मेशन करेगा ये वाला, वो उतना अच्छा बेस होगा। सेकेंड पॉइंट इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितना स्टेबल कैटायन बन रहा है। सिर्फ देखो कैटायन बनाने से मतलब नहीं है, तुम्हें इस चीज पे भी ध्यान देना है कि कैटायन जो बना है वो भी क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। समझ आ रहा है, ये नहीं कि बस कैटायन बनाना टास्क था वो हमने कर दिया बस काम खत्म। दोनों पॉइंट्स तुम्हें चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हटा देते हैं हम। तो तुम यहाँ से क्या लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट तुम्हें क्या चेक करना पड़ता है, ऑन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ठीक है। अब एक और पॉइंट है जो तुम्हें चेक करना पड़ता है, वो सेकंड पॉइंट क्या है कि हाउ मच स्टेबल योर कैटायन इज स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन भी चेक करना पड़ता है कि भाई ये जो H+ एक्सेप्ट करने के बाद ये जो कैटायन बन गए हैं ये कितने स्टेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम कर रहे हैं, मतलब इस अमाइन ने H+ को एक्सेप्ट करके काम ही तो किया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा काम किया जिससे कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अनस्टेबल हो। अनस्टेबिलिटी कोई नहीं चाहता, ना केमिस्ट्री में कंपाउंड चाहते हैं ना इंसान। समझ आया, तो तुम्हें यहाँ पे ऐसा काम करना है जो कि स्टेबल भी होना चाहिए। तो तुमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी स्टेबिलिटी भी तुम्हें चेक करनी है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अनस्टेबल है, भले ही वो इजीली कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा होगा तो भी वो अच्छा बेस नहीं कहलाएगा, वो तुम अभी आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो तुम्हें सेकेंड पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो कैटायन कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कैटायन कौन होता है, कैटायन कौन होता है जिसपे क्या होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, डेफिशिएंसी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी को जो कम करेगा ना उतना ज्यादा स्टेबल क्या होगा, कैटायन होगा। ठीक है, तो देखो क्या बोलोगे यहाँ से कि स्टेबल कैटायन कौन होगा, स्टेबल कैटायन वो होगा जिसमें क्या बोलोगे तुम, जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो। ठीक है, अब अगर तुम्हें डिस्पर्स का मतलब नहीं समझ आ रहा है तो ये समझ लो फैला हुआ हो, या फिर क्या बोलोगे इसे, कम हो या कम हो। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, जो भी यहाँ पे कैटायन बन रहा है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम से कम हो। भाई पॉजिटिव चार्ज, कोई भी स्पीशीज अपने ऊपर चार्ज को ज्यादा देर नहीं रख सकता, वो उसको उसके लिए ना कोई एक बर्डन सा होता है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कम से कम करना है, तो कम कब करोगे, जब उसके पास कोई ऐसे ग्रुप लगे हो जो उसको इलेक्ट्रॉन दे के उसके पॉजिटिव चार्ज को कम करे। भाई पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो तुम क्या कर दो, उसको ऐसे लोगों से घेर दो या ऐसे ग्रुप से घेर दो जो उसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दे। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिस्पर्स होगा या कम होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन कैसे कम होगा, व्हेन इट्स पॉजिटिव चार्ज गेट डिस्पर्स बाय अ प्लस आई ग्रुप। ठीक है, तो बस यही बात तुम्हें याद रखनी है कि जो कैटायन बना है उसके आसपास जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगा होगा वो कैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो तुम्हें अब यहाँ से ये बात समझना है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस है ना वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन देने के बाद कौन कितना जल्दी कैटायन को बना रहा है। ठीक है, ऑन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, जो जितना जल्दी कैटायन बनाएगा वो उतना अच्छा क्या होगा, बेस होगा। और कौन जल्दी कैटायन बनाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एवेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की एवेबिलिटी किसके पास ज्यादा होगी, जिस भी अमाइन के साथ कोई एल्काइल ग्रुप या कोई डोनर ग्रुप होना चाहिए। समझ आया। फिर दूसरा पॉइंट भी तुम्हें चेक करना होता है कि जो भी कैटायन बना है उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वो उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे कि जो भी कैटायन बना है उसके आसपास कैसे ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने तुम्हें समझा दिए। इसका मतलब अब तुम यहाँ से समझ रहे हो ना, RNH2 में अगर RNH2 और NH3 अगर तुम इनका कंपैरिजन करोगे तो दोनों ही पॉइंट्स के थ्रू जो RNH2 एल्काइल अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ है वो अमोनिया के कंपैरिजन हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि पहले पॉइंट के हिसाब से एल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देके इस पे लोन पेयर की अवेबिलिटी बढ़ाता है और इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये एसिड के द्वारा दिया गया हुआ H+ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से कैटायन का फॉर्मेशन जल्दी हो रहा है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट से अगर चेक करोगे तो सेकंड पॉइंट से भी तुम्हें दिख रहा है कि ये जो भी कैटायन बनाता है RNH3 प्लस जो कैटायन बना रहा है उसमें भी क्या होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज को डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन देके इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे इस केस में कम कर रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे हम कंपैरिजन अमोनिया के साथ कर रहे हैं इसलिए हम इसको ज्यादा बोल रहे हैं। अगर कंपैरिजन यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री आ जाएगा तो 1 डिग्री की बेसिसिटी कम हो जाएगी। खुद समझो ना भाई, दोनों पॉइंट्स के हिसाब से अगर 2 डिग्री अमाइन आ जाए NH2 प्लस, ठीक है, ये हो गया, ये वो कैटायन है जो 2 डिग्री से बन रहा है, कैटायन जो 2 डिग्री से बना है। ठीक है, अब अगर 3 डिग्री से जो कैटायन बना है वो कैसा बनेगा, R3NH प्लस। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वो कैटायन है जो 3 डिग्री से बना है। तो अब अगर वो दोनों पॉइंट्स को इनके थ्रू चेक करोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो तुम्हें अपना ये भी देखना है भाई कि तुम्हारा कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। अभी हम क्योंकि इन दोनों के बीच में बात कर रहे थे तो हम बोल रहे हैं कि एल्काइल अमाइन ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो अब तुम यहाँ से समझ सकते हो कि कौन सा अमाइन ज्यादा बेसिक है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को चेक करके। अब एक बात समझो, एल्काइल अमाइन और अमोनिया का जब भी कंपैरिजन होता है ना तो तुमसे हमेशा आंसर दो चीजों में पूछा जाता है। एक तुमसे पूछेंगे ऑर्डर बताओ गैसियस फेज में, और एक बोलेंगे ऑर्डर बताओ एक्वस फेज में, वाटर में।
ठीक है। तो देखो गैसियस फेज में ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों, क्या रीजन है, मैंने बता दिया। इन दोनों के बेसिस पे ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसके आसपास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। फिर आता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ से तुम लोग ये कंक्लूड करते हो कि गैसियस फेज में जितना नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होगा, मोर प्लस आई ग्रुप होगा ना, उतना ज्यादा क्या होगा, मोर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, गैसियस फेज में तुमने ये समझा कि जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि प्लस आई ग्रुप दोनों ही पॉइंट्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब तुम्हें एक्वस फेज में समझना है। ठीक है, तो एक्वस फेज के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये बात याद रखो कि एक्वस फेज में जो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन होता है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन या फिर जो भी आयन कह लो, वो हम प्लस आई ग्रुप के साथ साथ, मतलब प्लस आई ग्रुप जो लगे हैं उसके साथ साथ एक और पॉइंट को चेक करके निकालते हैं, और वो पॉइंट क्या है, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन इफेक्ट के थ्रू भी हम ये चेक करते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि गैसियस फेज में तुम्हें सिर्फ एक चीज देखना होगा कि जिसके भी बीच में कंपैरिजन हो रहा है उसमें तुम्हें अगर दिखेगा जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, ये तुम आंख बंद करके कह दोगे। ठीक है, लेकिन एक्वस फेज में क्या होता है ना कि तुम्हें प्लस आई के साथ सॉल्वेशन इफेक्ट को भी चेक करना पड़ता है। अब सॉल्वेशन क्या होता है, देखो कोई एक मॉलिक्यूल है या आयन है, उसके आसपास, जैसे उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल जब उसे सराउंड कर दे तो उसी को क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेशन। समझ आए, किसी भी एक पर्टिकुलर कैटायन या एनायन अगर वाटर के मॉलिक्यूल से क्या हो जाए, सराउंड हो जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है, सॉल्वेशन। ठीक है, अब एक बात समझो, जो ये सॉल्वेशन होता है ना, सॉल्वेशन वो क्या होता है, आयन के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा आयन का, सॉल्वेशन उतना कम होगा। ठीक है, आयन का साइज जितना छोटा होगा ना, उसके आसपास वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उतने ज्यादा सराउंड करते हैं। ठीक है, ग्रेटर द साइज, ग्रेटर द साइज ऑफ आयन, लेसर विल बी सॉल्वेशन, लेसर विल बी सॉल्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस किसी भी पर्टिकुलर आयन का साइज जितना बड़ा होगा उसमें सॉल्वेशन उतना कम होगा। अब सॉल्वेशन इफेक्ट को ना यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चेक कर लो। यहाँ पे ना वाटर एक्वस फेज में जो स्टेबिलिटी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चेक करते हैं। ठीक, जैसे याद रखो गैसियस फेज में स्टेबिलिटी तुम प्लस आई ग्रुप से चेक कर रहे हो, एक्वस फेज में सॉल्वेशन इफेक्ट देखते हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो तुम्हें बस याद रखना है कि जिसका भी आयन का साइज ज्यादा होगा उसमें सॉल्वेशन कम होगा। तो अगर सॉल्वेशन कम होता है, सॉल्वेशन कम होगा तो आयन विल बी लेस स्टेबलाइज्ड, जो भी आयन होगा आयन विल बी लेस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, ये बात समझो। अब तुम्हें अगर ये भी बात नहीं समझ आ रही है तो मैं तुम्हें कंपैरिजन में समझाती हूँ। अगर तुम एक्वस फेज में तुमसे पूछ लिया जाए कि 1 डिग्री ज्यादा बेसिक है 2 डिग्री की 3 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री में सिर्फ RNH2 सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है, 2 डिग्री में क्या है, R दो दो एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। अब वो एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है। ठीक है, अब अगर 3 डिग्री देखो तो 3 डिग्री में क्या है, तीन तीन एल्काइल ग्रुप लगे। ठीक है, तीन तीन एल्काइल ग्रुप, मतलब ये यहाँ पे अगर 3 डिग्री में वाटर का मॉलिक्यूल उसे सराउंड करना चाहेगा तो वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत कम सराउंड होंगे। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि क्योंकि 3 डिग्री में कोई भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, सबसे कम होगी, ये तो कह सकते हो ना। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, सबसे कम होगी। समझ आया, तो एक्वस फेज में तुम क्या बोलोगे, जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा, फिर क्या होगा 2 डिग्री होगा, और फिर क्या होता है 3 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट या फिर कह लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो तुम्हें याद रखना है अगर गैसियस फेज में पूछा गया है तो तुम्हें ऑर्डर क्या बताना है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री
क्या चेक करोगे? प्लस आई ग्रुप चेक करोगे। अगर तुमसे एक्वस फेज में पूछा गया है तो तुम्हें क्या बताना होता है? ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो इसीलिए है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल डाटा था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली एक्वस फेज में ये देखा गया था कि जो हम ये ऑर्डर देख रहे हैं ना, ऐसा ऑर्डर निकल के नहीं आता है, ऑर्डर कुछ और ही निकल के आता है। तो उस ऑर्डर के लिए क्या जस्टिफिकेशन है ये समझो तुम, ठीक है। मैं गैसियस फेज वाला हटा देती हूँ। तो देखो ये देखा गया था कि जो हमने ये ऑर्डर निकाला है एक्सपेरिमेंटली वो डाटा आता ही नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया था कि जब आर मिथाइल होगा तब ऑर्डर क्या निकल के आ रहा था? तब ऑर्डर निकल के आ रहा था 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, और फिर क्या आ रहा था? अमोनिया, ठीक है। जब R C2H5 था तब क्या ऑर्डर आ रहा था? 2 डिग्री, 3 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और फिर अमोनिया आ रहा था, ठीक है। तो ये ऑर्डर आ रहा था जब जब हम क्या कर रहे हैं, आर हम क्या ले रहे थे? मिथाइल ग्रुप, और जब आर क्या ले रहे थे? हम इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि देखो क्या हो गया था। अब तुम लोगों को मैंने अभी क्या बताया कि हम प्लस आई ग्रुप के अलावा सॉल्वेशन इफेक्ट भी चेक कर रहे थे, ठीक है। तो सॉल्वेशन इफेक्ट के साथ एक और यहाँ पे तीसरा इफेक्ट आ जाता है जो कि क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। और फिर ये बोल दिया गया है कि देखो हमें एक्वस फेज में चेक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही करना होता है, लेकिन ये बोला गया कि जब ग्रुप छोटा होता है ना, जब मिथाइल और इथाइल का अगर तुम कंपैरिजन करो तो तुम्हें दिख रहा है कि ये क्या है? स्मॉलर ग्रुप है एज कंपैरिजन टू इथाइल। कि व्हेन ग्रुप इज स्मॉलर देन देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब आर यहाँ पे मिथाइल होगा तो मिथाइल क्योंकि छोटा ग्रुप होता है तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते टाइम कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं प्रोड्यूस करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब अपने बल्कीनेस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई रुकावट पैदा नहीं करता, इसीलिए ये ऑर्डर ये हो जाएगा। और जब हम कोई बड़ा ग्रुप ले लेंगे तो क्या हो जाता है? ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, वो चेंज हो जाता है, और वो ऑर्डर ये है। देखो तुम्हें यहाँ पे बस इतनी बात याद रखनी है कि गैसियस फेज में जो ऑर्डर है वो यही रहता है। क्या होगा? मोर द प्लस आई ग्रुप मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, और उतना ही अच्छा क्या होगा? वो बेस होगा। तो उस हिसाब से ऑर्डर क्या हो जाता है तुम्हारा गैसियस फेज में? 3 डिग्री, 2 डिग्री, एंड देन क्या आता है? 1 डिग्री, ठीक है। एक्वस फेज में क्या होता है? तुम्हें प्लस आई के साथ सॉल्वेशन इफेक्ट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी चेक करना पड़ता है, और उसके वजह से ऑर्डर क्या आता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। लेकिन अगर तुम्हारा पर्टिकुलरली आर जो एल्काइल ग्रुप है अगर वो मिथाइल है तो तुम्हें सीधा सीधा ये ऑर्डर लिखना है, और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है? व्हेन ग्रुप इज स्मॉलर then it does not provide any steric hindrance to hydrogen bonding। तो इसी वजह से ये ऑर्डर आएगा। जब ग्रुप बड़ा हो जाता है ना तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन, अब भाई बल्कि ग्रुप ले लोगे यहाँ पे तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या करेगा? हिंड्रेंस पैदा करेगा। खुद सोचो यहाँ पे अगर इस केस में 2 डिग्री में 2 डिग्री में अगर n है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसके आसपास कोई बड़े बड़े ग्रुप्स ले लोगे, अगर कोई बड़े बड़े ग्रुप्स लेते हो तो यहाँ पे अगर वाटर का मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना चाहेगा तो ये बड़े ग्रुप क्या कर रहे हैं? अपने साइज की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इफेक्ट करेंगे। तो बस इसी वजह से उस टाइम पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है मैंने समझा दिया, बस ये एक छोटा सा एक्सेप्शन हो, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है जो तुम्हें याद रखना है। बाकी बात जो चीजें हैं वो बस ध्यान रखो और समझ लो बस। तो ये था वीडियो जिसपे हमने समझा है बेसिसिटी ऑफ एल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? एराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया का बेसिसिटी स्ट्रेंथ। तो आई होप ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।